हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। आज की फिल्म में हॉरर, थ्रिलर और स्लैशर से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम हैंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। हैंग के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ईमानदार किस्म का ऑफिसर था और काफी टाइम पहले इसने पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन को एक्सपोज किया था, जिस वजह से डिपार्टमेंट के काफी लोगों को जेल हो गई थी। उन कैदियों में से उसकी वाइफ का एक कजन भी था और जेल से छूटने के बाद उसने हैंग से बदला लेने के लिए उसकी ही बेटी का किडनैप कर लिया था। लेकिन मुठभेड़ के दौरान हमले में वो मारा जाता है, पर उसके द्वारा चलाई गई गोली हैंग की बेटी को छूकर निकलती है, जिसके शौक से उसकी बेटी तो जिंदा बच जाती है, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। हैंग इन सभी को जिम्मेदार खुद को ही मानने लगा था और यही कारण था कि वो अपने घर भी जाना बंद कर देता है। उसे ये तक याद नहीं था कि वो आखिरी बार अपनी वाइफ और बेटी से कब मिला। इसी सब के चलते हैंग और उसकी वाइफ के बीच में काफी दूरियां आ चुकी थी। दोस्तों, हालांकि मूवी में हमें हैंग के बारे में धीरे धीरे करके बताया गया है, पर ऐसे आगे की स्टोरी आप लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हैंग का पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मूवी में हमें एक केमिकल ग्रुप के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय अपने बॉस के केबिन का गेट को नॉक करती है, लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब वो खुद ही अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर पहुँचकर उसे अपने बॉस की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती है, जहाँ जांच के दौरान उन्हें बॉस की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने ठंडे पानी में डुबाकर मारा हो। लेकिन उसी एम्प्लॉय से उन्हें पता चलता है कि बॉस तो आज कहीं गया ही नहीं था, पर एक अजीब बात वो उन्हें बताती है। वो कहती है कि आज बहुत गर्मी है, पर फिर भी बॉस को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस की सभी एसी को भी बंद करवा दिया था। हैंग यहाँ बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद बॉस को ठंड क्यों लग रही थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर किलर ने बॉस को डुबाकर मारा है तो वो कैसे पानी से भरा कंटेनर बिना किसी के नजरों में आए 17वें फ्लोर तक लाया। इधर ऑफिस में फोरेंसिक डॉक्टर हैंग को बताती है कि बॉस के सभी बॉडी पार्ट्स फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि उसे किसी ने पानी में डुबाकर ही मारा था। पर इस थ्योरी में एक कमी थी, क्योंकि उस बॉस के लंग्स में बिल्कुल भी पानी नहीं भरा हुआ था। इसके अलावा उन्हें उसके ब्रेन से एक अजीब तरह का फंगस भी मिला था, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें उसकी नाक में भी मिला था। अब क्योंकि उनके पास ज्यादा हाईटेक सॉफ्टवेयर नहीं थे, इसलिए वो उस फंगस को अमेरिका की लैब में जांच के लिए भेज देते हैं। इधर मूवी शिफ्ट होकर एक लड़की पर जाती है, जो कि अपने घर में बात ले रही थी, पर जब वो नहा ही रही होती है कि तभी उसके घर में अचानक से आग लगना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते आग की लपटें उसके पूरे रूम तक फैल चुकी थी। फिर जब वो लेडी बाहर नहाकर निकलती है तो अपने घर में आग को देखकर वो तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर देती है और खुद को बचाने के लिए जल्दी से घर के बाहर भागती है। पर तभी दरवाजा खोलने पर आग की लपटें आकर उसे जला देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद हैंग की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन एक अजीब बात थी, क्योंकि उसके घर पर जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो फिर उस लेडी ने मरने से पहले फायर डिपार्टमेंट को हेल्प के लिए कॉल क्यों किया था? इसके बाद जब फोरेंसिक डॉक्टर उस लेडी की बॉडी की जाँच करती है तो पता चलता है कि उसकी मौत बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलने की वजह से हुई है। अब हैंग एक बार फिर से कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उस लड़की की मौत जलने से कैसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी जलने का निशान नहीं था। इसके बाद हैंग और फोरेंसिक डॉक्टर अपने सीनियर को उन दोनों केसेस की फाइल देते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों का किलर कोई एक ही इंसान है। पर जब सीनियर उनसे पूछता है कि आखिरकार दोनों की मौत हुई तो हुई कैसे, तो ये दोनों उसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए बॉस उन्हें कहता है कि वो दोनों रिपोर्ट चेंज कर दें और मौत का कारण हार्ट अटैक दे दें, क्योंकि वैसे भी उनके पास कोई सबूत नहीं थे कि बिना पानी के बॉस कैसे डूबा और बिना आग के वो लेडी कैसे जलकर मरी। खैर, सीनियर से मीटिंग के बाद हैंग निकलकर अपनी बेटी के चोट की रिपोर्ट्स लेने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वो डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी उठकर हॉस्पिटल घूमने लगती है। वहीं घूमते घूमते वो एक रूम में पहुंचती है, जहां इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को संजोकर रखा गया था। यहीं उसे एक छोटी बच्ची की बॉडी भी मिलती है, जिसे एक लिक्विड भरे जार में रखा गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उस बच्चे की आंख में 2 पुतलियां थी। अब दोस्तों, आप ये सीन जरूर याद रखना, क्योंकि मूवी का असली राज यहीं से कनेक्टेड है। आगे मूवी में हमें एक चर्च दिखाया जाता है, जहाँ का पादरी रात में सोने से पहले एक किताब पढ़ रहा था, पर तभी अचानक ही उसके हाथ की उंगलियों से बिना किसी कारण खून निकलने लगता है। इसके बाद जब वो अपना पेट चेक करता है तो वहाँ से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था और अमेरिका से वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने भी आया था, इसलिए केस इंटरनेशनल बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि
किलर ने उसकी सारी अतड़ियाँ निकालकर पेट पर अजीब सा सिंबल बना दिया था। इसके अलावा पादरी की नाक में भी वही खास प्रकार का फंगस मिलता है जैसा कि पहले वाले 2 केसेस में मिला था। यानी बात साफ थी कि ये कोई सीरियल किलर था जो कि लोगों को मार रहा था। ये पूरी बात जल्द ही आग की तरह मीडिया में पहुंच जाती है, जिस वजह से एक केविन नाम के FBI एजेंट को इस केस में मदद के लिए बुलाया जाता है। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ हांग को ही इंग्लिश आती थी, इसलिए हांग को केविन का पार्टनर बना दिया जाता है ताकि वो केविन के ट्रांसलेशन में मदद कर सके। अब केविन हांग को लेकर सीधा चर्च जाता है ताकि वो फादर के रहस्यमय मौत की जांच कर सके। इन्वेस्टिगेशन पर केविन को वहाँ पर लगे AC में एक मेटल बॉल मिलता है और मजेदार बात यह थी कि ऐसी ही मेटल बॉल्स पिछले 2 विक्टिम के केसेस में भी मिली थी। आगे जांच करने पर उन्हें उस बॉल पर भी वही फंगस मिलता है जो उन्हें मरे हुए लोगों के नोज और ब्रेन से मिला था। अब उनके पास फंगस को जांच करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो लोग अमेरिका भेजे गए सैंपल के रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। इधर स्टेशन में हैंग का दोस्त उसे इस केस पर काम करने से मना करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये किसी इंसान नहीं बल्कि भूत का किया धरा है। हंग इन सब के बातों को नहीं मानता और बाहर आ जाता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटी उसका वेट कर रहे थे। दरअसल उसकी वाइफ हांग को डाइवोर्स पेपर देने आई थी क्योंकि वो ना तो उसका और ना ही उसकी बेटी का ख्याल रखता था। लेकिन अपनी वाइफ के जाने के बाद हैंग उस डाइवोर्स पेपर को कचरे के डब्बे में डाल देता है। इसके बाद अगले दिन केविन और हांग एक पंडित से मिलने जाते हैं और फादर की डेड बॉडी पर गोदे हुए निशान की पिक्चर दिखाते हुए उसकी जानकारी उससे मांगते हैं। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि ऐसे ही कुछ सिंबल काफी सालों पहले चाइना में मिले एक पुराने सागा टेम्पल की दीवारों पर मिले थे। प्रीस्ट कहता है कि ऐसे बहुत से सिंबल उस टेम्पल पर मिले थे जिन्हें समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो किसी पजल की तरह ही कोडेड थे। यहीं से कैमरा शिफ्ट होकर उसी चाइनीज टेम्पल में जाता है जो कि किसी कंपनी के अंदर मौजूद था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कंपनी के लोग उसे मंदिर के अंदर ले जाते हैं जहाँ उसके सामने ट्रेडिशनल पोशाक पहने 2 लोग खड़े थे। फिर उस आदमी को पट्टी बांधी जाती है, जिसके बाद पोशाक पहना एक आदमी कुछ तो ऐसा करता है कि वहाँ पर मौजूद लोग उसके चक्कर काटने लगते हैं मानो वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हों। तभी उस पट्टी बंधे आदमी को पीछे से कोई स्टैब करके मार डालता है। अब ये दोनों आदमी कौन थे और इस टेम्पल का क्या राज है ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। इधर हांग अपने ऑफिस में टेम्पल की कार्विंग्स लेकर बैठा हुआ था, पर तभी उसे कुछ क्लिक होता है और वो तुरंत ही केविन को बताता है कि शायद किलर उस टेम्पल में हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियों को सही साबित करना चाहता है। उस किलर की किसी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो खास तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न को फॉलो करते वक्त जो भी उसके सामने आ रहा है वो सिर्फ उसे ही मार रहा है। ये सब बातें पता चलने पर वो कुछ गेस कर लेती हैं कि उस किलर का अगला विक्टिम कौन होगा। अब अगले दिन इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की वीडियो कॉल अमेरिका लैब में होती है क्योंकि जिस फंगस के सैंपल को इन्होंने लैब में भेजे थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। अमेरिकन ऑफिशियल उन्हें बताता है कि असल में ये जो फंगस है वो एक्चुअल में एक हाइब्रिड फंगस है जिसे छोटा सा बग अपने ऊपर कैरी करता है। वो अमेरिकन ऑफिशियल कहता है कि इस बग को पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया और जो कोई भी किलर है वो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। उसने सबसे पहले इस बग को AC कंडक्ट में डाल दिया और फिर हवा से होते हुए ये बग विक्टिम की नाक में पहुंच गए। वो कहता है कि ये बग इतने छोटे होते हैं कि ह्यूमंस को पता तक नहीं चलता कि कब ये उनकी बॉडी में एंटर कर गया और इस बग के बॉडी में एंटर करते ही विक्टिम को हेलुसिनेशन आने लगते हैं जिससे पास्ट में की गई कोई गलती उन्हें याद आने लगती है, जिस वजह से गिल्ट के कारण वो व्यक्ति खुद की ही जान ले लेता है। यहीं दूसरी तरफ उसी कल्ट के लोगों को हम देखते हैं जो कि उस आदमी की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे जिन्हें इन लोगों ने कुछ समय पहले ही मारा था, पर उसकी बॉडी ले जाते वक्त वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और इसी वजह से उनकी फाइट अपने आगे वाले कार के बंदों से हो जाती है। अब चूंकि उनकी वैन में डेड बॉडी थी इसलिए हैंग और कैबिन भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की से उन्हें पता चलता है कि इस वैन में बैठे 2 लोग अपनी सामने वाली कार से टकरा गए और जब आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे तब वो डर के मारे अपनी वैन को ही वहाँ छोड़कर चले गए। इधर वैन में जब कैबिन उस डेड बॉडी की जांच करता है तो देखता है कि उस आदमी की डेड बॉडी से हार्ट गायब था। उन लोगों को समझने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये काम भी उसी किलर का ही है। हांग एक बार फिर से उस 4th विक्टिम की पिक्चर लेकर प्रीस्ट के पास जाता है, बट उन पिक्चर्स को देखकर प्रीस्ट के तो तोते उड़ गए थे और यहीं वो एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि किलर खुद को अमर करना चाहता है। ताओइज्म थ्योरी के हिसाब से इस दुनिया में 5 तरह के हेल एग्जिस्ट करते हैं। पहला फ्रीज हेल, दूसरा फायर हेल, तीसरा डिसएम्बाउलमेंट हेल, 4th हार्ट एक्सटेंशन हेल और आखिरी है टंग रिमूवल हेल। और जो भी इंसान इन 5 हेल्स को पास कर लेता है तब वो इमोर्टल यानी अमर हो जाता है। किलर ने 4 कत्ल यानी फ्रीज, फायर, डिसएम्बाउलमेंट और हार्ट रिमूवल तो कर दिया है, अब बस आखिरी टंग रिमूवल ही बचा हुआ है। प्रीस्ट उसे कहता है कि थ्योरी में ये भी लिखा
रहा है कि इन विक्टिम्स की मौत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी ना समझ पाए कि इनकी मौत कैसे हुई है, कि मरने वाला हाफ ह्यूमन हो, यानी उस इंसान ने पास्ट में बहुत बुरा काम किया हो। प्रीस बताता है कि ऐसे हाफ ह्यूमंस को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार हों और जिनकी आंखों में डबल विजन यानी दो पुतलियां हों। हैंक इधर प्रीस से सारी जानकारी ले ही रहा होता है तो दूसरी तरफ केविन उस वैन के ओनर्स के बारे में पता करने में लगा हुआ था जिसमें उन्हें डेड बॉडी मिली थी। अगले दिन दोनों ऑफिस में जाते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि इस वैन को बहुत पहले एक कंपनी यूज करती थी जिसके दोनों ओनर कुछ साल पहले धार्मिक चीजों में पड़ गए और अपनी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया और बाद में वो लोग भिक्षु में बदल गए। पर एक बात अजीब थी कि उन्होंने अपना सारा पैसा चाइना से एक टेम्पल लाने में लगा दिया था और वो यही नहीं रुके, उन्होंने उस टेम्पल को अपनी दूसरी कंपनी में रीबिल्ड करवा दिया था। अब हैंक उन दोनों की इंफॉर्मेशन लेकर डिपार्टमेंट को भेज देता है जिससे उसका दोस्त काफी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों ओनर्स पहले से ही वहां कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। अब इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाते उनमें से एक आदमी पुलिस वाले का गला काट देता है जिससे वहां पर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और गोलियों की आवाज सुनकर फौरन ही वहां बैकअप टीम भी पहुंच जाती है। लेकिन वहां का मंजर हैरान करने वाला था, चारों तरफ तोड़फोड़ और लाशों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन किस्मत से हैंक के दोस्त की जान बच गई थी, लेकिन वो भी काफी ज्यादा लहूलुहान था। अब पुलिस उन दोनों आदमियों को उन चारों लोगों को किलर डिक्लेयर करते हुए अरेस्ट कर लेती है। केविन और हैंक बाद में टेम्पल की अच्छी तरह से जांच करते हैं जहां केविन की नजर एक अंडरग्राउंड बॉक्स पर पड़ती है और उसे खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदर एक जिंदा लड़की की लाश मिलती है जिसके पेट पर घाव था, इसलिए तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। फाइनली अब केस भी क्लोज हो जाता है क्योंकि किलर पकड़ा जा चुका था और साथ ही उन्होंने 5th विक्टिम को भी मरने से बचा लिया था। हैंक और केविन बहुत खुश थे, इसलिए हैंक के घर पर डिनर करने जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में वो ढेर सारी दारू पीकर एक रूम में ही सो जाते हैं। अब अगले दिन जब हैंक की नींद खुलती है तब वो केविन को भी जगाता है, लेकिन वो देखता है कि केविन ऑलरेडी मरा हुआ है और उसकी टंग उसके हाथ में कटी पड़ी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि किलर वो आदमी नहीं बल्कि कोई और था, जिसका 5वां निशाना वो लड़की नहीं बल्कि केविन ही था। फौरन वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जिन्हें केविन के नाक से भी वही फंगस मिलता है, पर तभी हैंक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो भी उस फंगस से इन्फेक्ट हो चुका था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है जहाँ होश आने पर हैंक को प्रीस की बात याद आती है कि अमर सिर्फ वही इंसान हो सकता है जिसकी 2 पुतलियां हो और वो बीमार भी हो। अब हैंक को समझ में आ गया था कि जिस इंसान को उन्होंने गिरफ्तार किया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था क्योंकि ना तो वो बीमार था और ना ही उसको डबल विजन था। हैंक के दिमाग में तभी क्लिक करता है कि उस कल्ट के अलावा वहाँ वो लड़की भी मौजूद थी और वही थी जो बीमार भी थी, जिसका साफ मतलब था कि उन सब की लीडर ही वो लड़की थी। अब हैंक उठकर उसे पकड़ने के लिए उसके वार्ड में जाता है, लेकिन तब तक वहाँ से वो लड़की भाग चुकी थी। हैंक तुरंत ही उसे टेम्पल में जाता है जहाँ वो लड़की ऊपर से आती है क्योंकि उसका 6th विक्टिम हैंक ही था जिसके मरने के बाद वो इमॉर्टल हो जाएगी। उस लड़की के पास लोगों को हेलुसिनेट करवाने की पावर थी जिसके हेल्प से वो हैंक को उसका बुरा पास दिखाने लगती है, पर हैंक उसे वहीं पर शूट कर देता है और गोली उसे छूकर निकल जाती है। वो तुरंत ही उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर उस लड़की के पास्ट के बारे में उसे बताते हुए कहता है कि 17 साल पहले इसी हॉस्पिटल में उसकी माँ ने एक लड़की को जन्म दिया था और उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी जो कि पैदा होते ही मर गई थी। पर जब ये लड़की बड़ी हुई तो वो बताती है कि वो अपनी सिस्टर को देख सकती है क्योंकि वो मरी नहीं है, और जब उसने अपनी बहन की बॉडी को यहाँ प्रिजर्व हुए देखा तो वो कहने लगी कि मेरी सिस्टर अमर है और अब मुझे भी अमर होना है। हैंक डॉक्टर की ये बात सुनकर अपने घर वापस आ जाता है जहाँ उसकी नजर डाइवोर्स पेपर पर भी पड़ती है जिस पर उसके सिग्नेचर भी थे, जबकि कभी भी उसने डाइवोर्स पर साइन नहीं किए थे। हैंक को समझने में टाइम नहीं लगता कि वो लड़की उसे ट्रिक कर रही है और वो ये सभी चीजें हेलुसिनेट कर रही है। वो लड़की इस बार उसकी वाइफ और बेटी को मरते हुए उसे दिखाती है, पर उसी वक्त हैंक हेलुसिनेशन से निकलकर उसे शूट कर देता है जिससे वो लड़की वहीं पर सीधा मारी जाती है। लेकिन साथ ही इस गिल्ट से हैंक भी खुद को शूट कर लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम वहाँ आकर दोनों की बॉडी को बाहर निकालती है। तब हैंक की वाइफ और डॉटर वहाँ आ जाते हैं। हैंक की वाइफ पागल हो चुकी थी, वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता, लेकिन जैसे ही हैंक की गूंगी बेटी उसे डैड कहकर पुकारती है, हैंक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, ये मूवी बाकी हॉरर और इन्वेस्टिगेशन मूवीज से काफी ज्यादा अलग थी। इसमें एक हॉरर का तड़का भी था। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन